Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are discussing today. So the first article is on the Supreme Court judgment relating to the Karnataka hijab ban. So इस स्टेज में उस जजमेंट को डिस्कस करना फिजिबल नहीं होगा, बट जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं इस जजमेंट के, फॉर एग्जांपल द आर्टिकल 19 एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. Then the second article is on the United Nations General Assembly. So यहाँ पर United Nations के बारे में बात करेंगे, UNGA के बारे में बात करेंगे, as well as जो challenges हैं जो कि United Nations face करते हैं उसके बारे में बात करेंगे in our second article. The third one is on the launch vehicles of ISRO. So यहाँ पर very basic से start करेंगे. launch vehicles क्या है, ISRO के पास कौन से types के launch vehicles हैं, कौन से under development है, कौन से operational है, क्या है इसके nuances, all these things we'll be seeing in our third article. The fourth one is on the FATF, जिसका जिक्र आर्टिकल में है. So यहाँ पर FATF के बारे में बात करेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, कैसे एक्शन लिया जाता है, क्यों लेते हैं, all these things we'll be discussing in our fourth article. The fifth one is on air pollution, particularly with respect to Delhi. So यहाँ पर air pollution के बारे में बात करेंगे, दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों इतना खराब है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या मेजर्स लिए ओवर द इयर्स ताकि वो एयर पोल्यूशन को कम कर पाएं, वो भी देखेंगे इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. देन द सिक्स्थ वन इज ऑन द घोस्ट कैट, जहां पर हम लोग स्नो लिपर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि स्नो लिपर्ड्स हैं क्या, उनके IUCN स्टेटस के बारे में बात करेंगे, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल लेवल में क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी देखेंगे इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सेवेंथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट. अब यहाँ पर जो वर्डिक है, जो जजमेंट है जो कि कर्नाटका हिजाब बैन के ऊपर आया है, इट इज़ नॉट फाइनलाइज, और इसीलिए इस स्टेज में इस जजमेंट के ऊपर बात करना सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो जजमेंट था, जो बेंच था जहाँ पर उन्हें डिस्कस करने थे, जो कि डिसीजन लेने थे, इन बेंच में दो जजेस थे और दोनों जजेस ने, एक ने सपोर्ट किया है इस मोशन को, एक ने इसके अगेंस्ट बोला है. सो नाउ द बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ CJI. CJI के पास है कि वो हायर बेंच के पास दें या क्या डिसाइड करें. सो टिल द जजमेंट कम्स इन, टिल जो फाइनल जजमेंट नहीं जाता, हम लोग इस जजमेंट पे बात नहीं कर सकते, इन ऑब्जर्वेशंस पे बात नहीं कर सकते. सो लेट्स वेट फॉर दैट. बट यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हैं क्रूशियल और फंडामेंटल टू दिस जजमेंट. द वन इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज देयर इन आर्टिकल 19 एंड द सेकेंड वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी. सो यहाँ पर इन दोनों बेसिक्स को बात करेंगे जो कि इस आर्टिकल के फाउंडेशन हैं. So let's start with Article 19. So Article 19 is a fundamental right and it is there in the Part 3 of the Constitution. So Article 19 में हमारे पास हर सिटीजन के पास 6 राइट्स हैं. कौन से राइट्स हैं? The first freedom is the freedom to speech and expression, जो कि इस आर्टिकल का और इस टॉपिक का बेसिक है. जो कर्नाटका का हिजाब बैन है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन A. ये क्वेश्चन को ही जजमेंट में डिसाइड करने की बात की जा रही है. सो लेट्स सी क्या है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन A. इट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो यहाँ पर इट इज स्टेटेड दैट द स्टेट शैल गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम स्टेट चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. किस ग्राउंड्स में? अगर दिस एक्सप्रेशंस आर in the interest of integrity, sovereignty and security of the country, या friendly relations with foreign countries, या contempt of court के against. So in that cases state चाहे तो restrictions लगा सकते हैं. That is the first thing. The second freedom here is the freedom to assemble peacefully without arms. So यहाँ पर हमारे पास freedom है कि हम लोग without the arms peacefully हम लोग assemble कर सकते हैं. But again state can impose reasonable restrictions. State चाहे तो restrictions लगा सकते हैं in the support of the or interest of the sovereignty and integrity of the country. The third freedom here is to form associations and unions. हमारे पास freedom है ताकि हम लोग association बना पाएं, unions बना पाएं, trade unions बना पाएं. At the same time state impose कर सकते हैं restrictions. कौन से restrictions? For example जो police forces में trade unions ना बने, इसीलिए state ने restrictions provide किए हैं by the
पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स एक्ट 1996 जो कि प्रोहिबिट करते हैं पुलिस पर्सनल्स को फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियंस। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर दे दिए कि पार्लियामेंट चाहे बाय एन एक्ट बाय एन लॉ वो चाहे तो जो आर्म पर्सनल्स हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज में जो लोग हैं या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो लोग हैं उन लोगों को ऐसा सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस वो लगा सकते हैं। द नेक्स्ट फ्रीडम हियर इज द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम स्टेट चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। कब? अगर स्टेट देखें कि ये जो टेरिटरी में जो फ्रीली मूवमेंट है इट इज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी के नाम पर या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर या फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन वी कैन इंपोज रीजनल रेस्ट्रिक्शंस। अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा स्टेट्स में जाने हैं सो यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक पास, आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिसे हम लोग कहते हैं ILP सिस्टम, दैट इज द इनर लाइन परमिट। सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये स्टेट ने इंपोज किए हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइडिंग देयर। इसके अलावा देयर इज अनदर फ्रीडम नॉन एज freedom to reside and settle in any part or territory of India. Similar to other freedoms, इसमें भी state चाहे तो reasonable restrictions लगा सकते हैं on the same grounds as that of movement freely throughout the territory of India. Then the last freedom here is the freedom to practice any profession or to carry any occupation, trade or businesses. But again, similarly यहाँ पर भी स्टेट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। स्टेट चाहे तो कानून के बेसिस में दे कैन हैव सेवरल रेस्ट्रिक्शंस और या क्वालिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, वो कैन इंपोज दैट। और ये जो है ये रेस्ट्रिक्शंस है इन फ्रीडम्स के। सो फ्रीडम्स आर नॉट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम्स नहीं है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। With that, now let's move to our next aspect, that is the doctrine of essentiality. So ये जो टोटल डिबेट है, the debate is कि क्या हिजाब जो है वो इस्लाम के इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, इस्लाम का इंटीग्रल है कि नहीं हिजाब, और क्या वो जो हिजाब बैन है क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है कि नहीं। सो इन जजमेंट्स को डिसाइड करने के लिए ओवर द ईयर्स सुप्रीम कोर्ट ने और काफ़ी सारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे डॉक्ट्रिन्स उन्होंने मेकअप किए हैं जो कि जजमेंट में आने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ दम इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी जो है इट वाज इन्वेंटेड बाय द 7 बेंच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पैनल इन द शिरूर मठ केस ऑफ 1954। वहां पर उन्होंने इन्वेंट किया था। यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी में वो ये देखते हैं कि क्या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कोई एक रिलीजन के इंटीग्रल या एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल अगर अनटचेबिलिटी की बात करें तो क्या अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, क्या हिजाब पहनना इस्लाम का इंटीग्रल है कि नहीं। तो इन क्वेश्चंस को, इन सिमिलर क्वेश्चंस को कि कोई प्रैक्टिस कोई एक रिलीजन के इंटीग्रल है कि नहीं, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए डॉक्ट्रिन है, दैट इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। बट अगेन काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं इसके। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म हियर इसकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है वहाँ पर जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो फाइनलाइज करते हैं कि कोई रिलीजन, कोई जो प्रैक्टिस है वो रिलीजन के इंटीग्रल है कि नहीं, जो कि टोटली रिलीजियस इशू हैं। अब जब एज एन जज जो है जो कि लीगल माइंडसेट रखते हैं, जो कि लीगल नॉलेज रखते हैं, वहाँ पर वो रिलीजियस क्वेश्चंस को आंसर कैसे कर पाएँ, क्योंकि उनके पास कंपिटेंस नहीं है कि वो रिलीजियस क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ। इसके साथ साथ वो कैसे डिसाइड करेगी कोई एक प्रैक्टिस कोई रिलीजन के इंटीग्रल है कि नहीं, वो भी एक कंट्रोवर्सी है। सो बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज ये जो डॉक्ट्रिन है इट इज क्वाइट कंटेंशियस इन नेचर। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब UNGA में बनाने से पहले जो बेसिक्स हैं यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन में कौन से ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन से क्या क्या काम है, एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस के जो चैलेंजेस हैं, जो रिलेवेंस हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में, प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 23rd September video. So please refer to the video so that you have a very good understanding of United Nation as well as the relevance of United Nation in contemporary world politics. With that clarity, now let's move to our next article, that is on the launch vehicles. So यहाँ पर क्योंकि ये साइंटिफिक टॉपिक है, so basics से स्टार्ट करते हैं, starting with the basics of launch vehicles. Launch vehicles होते क्या हैं? सो लॉन्च व्हीकल्स जो हैं वो व्हीकल्स होते हैं जो कि लॉन्च करते हैं, किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं स्पेस में। तो रॉकेट्स को जो लॉन्च करने के लिए या सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं लॉन्च व्हीकल्स, जो कि इस तरीके के होते हैं।
अब देखते हैं कि जो बेसिक लॉन्च व्हीकल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं। सो बेसिकली लॉन्च व्हीकल इस टाइप के होते हैं। दिस डायग्राम इज ऑफ GSLV, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है इसरो का लॉन्च व्हीकल है GSLV। अब देखते हैं कि कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। सो जो द लास्ट मोस्ट जो बॉटम मोस्ट रीजन है, द रेड इन कलर इज द इंजन। दिस इज द इंजन ऑफ द रॉकेट, जो कि मेजर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रॉकेट हैं वो स्पेस तक पहुंच पाए। देन वी आर हैविंग दीज थिंग्स जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रैप ऑन मोटर्स। सो दीज आर स्ट्रैप ऑन मोटर्स। स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो हैं इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर उनको एक्सटेंसिव थ्रस्ट चाहिए, कोई एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं दीज स्ट्रैप ऑन मोटर्स। स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो हैं वो स्टेज 1 फर्स्ट स्टेज को सराउंड करते हैं। सो द इनर एरिया ऑफ द स्ट्रैप ऑन मोटर्स इज नॉन एज द फर्स्ट स्टेज, जो कि सराउंडेड है स्ट्रैप ऑन मोटर्स से, जिसके नीचे इंजिन्स है। देन जैसे ही फर्स्ट स्टेज के जो फ्यूल हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है वो डिटैच हो जाते हैं बाकियों से, एंड द मिडिल स्टेज इज नॉन एज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल। एक बार सेकेंड स्टेज के फ्यूल्स खत्म हो जाएं, देन दिस सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो डिटैच, और जो बाकी बचता है दैट इज द अपर स्टेज और द थर्ड स्टेज। और यहाँ पर जो पेलोड है, फॉर एग्जाम्पल अगर सैटेलाइट्स हैं या कोई वारहेड्स है या कोई न्यूक्लियर वेपन है, तो जो भी चीजें हैं जो पेलोड कहते हैं वो दैट इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। सो दिस इज वेयर द पेलोड इज केप्ट। सो दैट इज हाउ द लॉन्च व्हीकल इज डिवाइडेड। विद दैट अब बात करते हैं इंडिया में कौन से लॉन्च व्हीकल है, इसरो के पास कौन से लॉन्च व्हीकल है। सो द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल दैट इंडिया हैड वाज द SLV, दैट इज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो कि इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। देन उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है उन्होंने हम लोग ने बढ़ाया, एंड वी हैड द ASLV, दैट इज द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका जो पेलोड कैपेसिटी है जो कि उठा सकते हैं, जो कि स्पेस में ऑर्बिट कर सकते हैं या डिप्लॉय कर सकते हैं, वो जो कैपेसिटी है वो एनहांस कर दिया गया। पर्टिकुलरली बात करें तो 3 गुना ज़्यादा वेट वो उठा सकते थे विद कंपैरिजन टू दी SLV के गुना 3 टाइम्स मोर वेट दे कुड हैव। देन उसके बाद वी हैड दी PSLV, जिसे हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इंडिया का थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल था, जो कि करेंटली ऑपरेशनल है, और यहाँ पर वी आर हैविंग ऑल लिक्विड स्टेजेस। देन उसके बाद आया GSLV, नॉन एज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जैसे मोबाइल फोन्स में यू आर हैविंग iPhone 12, iPhone 13, iPhone 11, तो वैसे ही GSLV के भी काफ़ी सारे डिराइवेटिव्स हैं, काफ़ी सारे सब वेरिएशंस हैं। वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ GSLV इज द GSLV Mark III। So GSLV Mark II was the largest launch vehicle ever developed by India, और ये करेंटली ऑपरेशनल है। ये 4th जनरेशन है, और जो कि आप लोगों ने डायग्राम देखा इस डायग्राम में, दिस वन इज द GSLV Mark II, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो इट इज अ 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं, एंड इट इज अ स्टेज रॉकेट, इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। अब इसका एक डिराइवेटिव है GSLV Mark III, जहां पर जो पेलोड कैपेसिटी है इट इज मच मोर सुपीरियर देन द GSLV Mark II। और जो GSLV Mark III है, इसीलिए हम लोग जितने भी हेवीएस्ट मिशन हैं, फॉर एग्जांपल द चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च करने के जो मिशन थे, वैसे मिशंस में हम लोग GSLV Mark III यूज करते हैं। सो इट इज अ वेरी हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, जो कि डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली बाय इंडिया। देन वी आर हैविंग आवर साउंडिंग रॉकेट्स। जो साउंडिंग रॉकेट्स जो हैं, प्लीज डोंट गो टू द नेम। साउंडिंग रॉकेट्स का मतलब ये होता है अगर कोई एक्सपेरिमेंट अगर करना है स्पेस में या माइक्रोग्रेविटी में, तो इन दैट केस जो रॉकेट्स आप यूज करते हो, दोज रॉकेट्स आर नॉन एज साउंडिंग रॉकेट, जिसका जो पेलोड कैपेसिटी है इट इज वेरी लेस। देन हमारे पास कुछ रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। सो RLV-TD जो है, वहां पर जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो हम लोग ने डायग्राम देखा, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है ये पार्ट डिटैच हो जाता है और ये स्पेस में जंग की तरह घूमते हैं। सिमिलरली सेकेंड स्टेज जब खत्म हो जाता है उसकी जो फ्यूल, देन वो भी डिटैच हो जाता है और वो घूमते रहते हैं जंग की तरह। पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स में ये डिटैच नहीं होते हैं, दे कम बैक, ताकि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, जो डिप्लॉयमेंट है वो कर पाए। दैट इज द एडवांटेज ऑफ RLV-TD। इसके अलावा वी आर हैविंग अनदर डेवलपमेंट दैट इज द स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। और जो स्क्रैमजेट इंजन है वो फर्स्ट स्टेप है इसरो का फॉर मेकिंग द एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। अब एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम क्या है वो लेटर स्टेज में देखेंगे, बट एट दिस स्टेज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं।
सो अगर इसरो की बात करें सो SLV ASLV आर नॉट ऑपरेशनल इन नेचर, वो ऑपरेशनल नहीं है, वो हिस्टोरिकल है इन नेचर। ऑपरेशनली अगर बात करें PSLV GSLV एंड साउंडिंग रॉकेट्स आर ऑपरेशनल इन नेचर। अगर हम लोग फ्यूचर डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, फ्यूचर ऑपरेशंस, देन RLV एंड स्क्रैमजेट वुड बी कमिंग। एज ऑफ नाउ वो सिर्फ प्रोटोटाइप में है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहे हैं हम लोग, कॉमर्शियलाइज नहीं किए हैं, इन यूज नहीं है, इन ऑपरेशन नहीं है। विद दैट क्लैरिटी नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट्स। सो प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं? प्रोपेलेंट्स वो फ्यूल्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोपोल करने में हेल्प करते हैं, प्रोपेल करने में, ताकि आप स्पेसशिप जो है वो आप प्रोपेल कर पाएं। और यहाँ पर दो चीजें होती हैं, वन इज द फ्यूल एंड द वन इज द ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर होने के बावजूद आप फ्यूल जो है जला नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप केरोसिन जलाने चाहो इन एन वैक्यूम इट वोंट बर्न, आपको ऑक्सीडाइजर चाहिए, यू नीड एयर। सो प्रोपेलेंट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, दैट इज द प्रोपेलेंट। और प्रोपेलेंट काफी टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द स्टेजेस। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट। सॉलिड प्रोपेलेंट का फायदा क्या होता है कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी जो है इट इज क्वाइट हाई, और क्योंकि हायर एनर्जी डेंसिटी होता है इसीलिए जो थ्रस्ट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। इसके साथ साथ इट इज स्टोरेबल, इट इज ट्रांसपोर्टेबल, कॉम्प्लेक्स काफी कम होता है, इट इज सिंपल इन नेचर, रिलायबल होता है, और इसके पास इट हैज हैविंग इट्स ऑन ऑक्सीडाइजर, और इसके कारण हम लोग काफी एडवांटेजेसली, काफी ईजिली हम लोग इसे यूज कर पाते हैं। बट द सेम टाइम देयर आर सम इश्यूज। फॉर एग्जांपल सॉलिड प्रोपेलेंट का इशू ये है कि एक बार आप इग्नाइट कर दो वो आप रोक नहीं पाओगे, इट वुड कंटिन्यूसली बर्न, और इस कंटिन्यूस बर्निंग के कारण ये स्टॉपेज करने की जो लिमिट है वो नहीं होने के कारण जो लिमिटेशन, जो एप्लीकेशन है सॉलिड प्रोपेलेंट्स के वो काफी कम है। Another type of propellants based on the state of the matter is the liquid propellants. Liquid propellants जो है वहां पर they are having low temperature liquids होते हैं and they are having highest specific impulse। और ये इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम लोग ने सॉलिड में देखा कि आप रोक नहीं सकते, एक बार इग्नाइट कर दिया देन इट वुड कंटिन्यूसली बर्न, बट लिक्विड प्रोपेलेंट्स में आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और इसीलिए ही लिक्विड प्रोपेलेंट्स को हम लोग मेजरली यूज करते हैं इन दी रॉकेट लॉन्चेस। We are having gaseous propellants also, but gaseous propellants का issue ये होता है कि they have very low density, और density कम होने के कारण हम लोग स्पेस लॉन्चेस में, पर्टिकुलरली रॉकेट के पर्सपेक्टिव में, हम लोग गैशियस प्रोपेलेंट्स को यूज नहीं करते हैं। वी कीप दैट यूज टू अ मिनिमम, काफ़ी स्पेसिफिक एरियाज में ही यूज करते हैं या कोई एक स्पेसिफिक स्टेज में ही यूज करते हैं, बट यूनिवर्सली ग्लोबली लेवल में, पैन लेवल में हम लोग यूज नहीं करते हैं। विद दैट अब देखते हैं दिस कैटेगरीज। सो जैसे मैंने कहा वी आर हैविंग सेवरल कैटेगरीज एंड ओवर द इयर्स पेलोड कैपेसिटी जैसे से बढ़ते गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ हम लोग ने वेरियस लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं। जैसे मैंने कहा इनिशियली वी हैड द SLV-3 जिसका जो पेलोड कैपेसिटी है इज अराउंड 40 किलोज, देन उसे अपग्रेड किया गया, देयर इज दिस ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 150 किलोग्राम्स। Then we had PSLV, the Polar Satellite Launch Vehicles, जिसका जो payload capacity is around 1860 kilograms. Then we had GSLV, जिसका जो payload capacity है that is 2200 kilograms. And we are having the heaviest payload capacity, heaviest lift, जो कि हमारे पास है that is the GSLV Mark III, जिसका जो payload capacity है that is around 4000 kilograms. So over the years, इसकी जो technology है as well as जो payload capacity है it has increased. With that, now let's see कि किस किस टाइप के एयर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, एयर ब्रीथिंग इंजिन्स हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा जो स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने कहा था कि इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इसरो टुवर्ड्स द एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। अब एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है या एयर ब्रीथिंग इंजिन्स क्या होते हैं? सो ये वो इंजिन्स होते हैं या वो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं जहां पर जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के वो हम लोग यूज करते हैं फॉर कंबशन। हम लोग अलग से ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसी को हम लोग यूज करते हैं, और इस बेसिस पर हम लोग एयर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को, एयर ब्रीथिंग इंजिन्स को डिवाइड कर सकते हैं। द बेसिक वन इज इट टर्बोजेट जो कि हम लोग एरोप्लेन्स में देखते हैं। देन अगर टर्बोजेट में एक फैन और ऐड किया जाए देन इट इज नॉन एज टर्बो फैन। सो इसे समझने के लिए लेट्स सी दिस डायग्राम। सो बेसिकली जो सबसे कॉमन थिंग है दैट इज इट टर्बोजेट एंड वी आर हैविंग टर्बो फैन। अब इस स्टेजेस को समझने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड कोई भी जेट में वी आर हैविंग 3 स्टेजेस, हर जेट में 3 स्टेजेस होते हैं, हर जेट इंजिन्स में 3 स्टेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंप्रेशन स्टेज जहां पे एयर को कंप्रेस किया जाता है, देन कंबशन स्टेज
कंप्रेस जब करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो आप उसमें फ्यूल डालते हैं, जब फ्यूल डालते हैं यू इग्नाइट इट, जब इग्नाइट करते हैं वो एनर्जी रिलीज करता है एंड देन कंबशन होने के बाद यू लीव इट, वो आप जो एयर है उसे आप छोड़ देते हो एंड इट एक्सपैंड्स ऑन द वे आउट। सो दीज आर दी 3 स्टेजेस ऑफ एनी जेट इंजन। अब यहाँ पर अगर आप टर्बो जेट में देखें तो टर्बो जेट में इस कंप्रेशन को ऐड करने के लिए, कंप्रेशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिसे हम लोग कहते हैं कंप्रेसर, जो कि कंप्रेस करने का काम करता है। बट टर्बो फैन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडिशनल पार्ट ला रहे हैं जहां पर हम लोग एक फैन ऐड कर रहे हैं ताकि जो एयर फ्लो है, जो पुलिंग फोर्स है वो काफी ज्यादा हो, ज्यादा हम लोग एयर ले पाए ताकि बेटर ऑपरेट कर पाए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्बो जेट एंड टर्बो फैन। इसके अलावा वी आर हैविंग दी रैमजेट इंजन ऑल्सो। सो जो रैमजेट क्या है, रैमजेट इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो कंप्रेसर्स हैं, जैसे हम लोग ने देखा कंप्रेसर्स हम लोग पर्टिकुलरली यूज नहीं करते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया, जो टर्बोजेट है वी आर हैविंग स्पेसिफिक कंप्रेसर्स, बट रैमजेट में हम लोग कंप्रेसर्स यूज नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इस एयर को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं विद द स्पीड। तो रैमजेट में क्या होता है, जो फ्लाइट्स हैं वो हम लोग हाई स्पीड में चलाते हैं और जब हाई स्पीड में चलाते हैं तो जो एयर आ रहा है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और हम लोग कंबस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द रैमजेट। But the difference between ramjet and scramjet is that the basic principle between them is same। दोनों ramjet और scramjet हाई प्रोपल्शन, हाई स्पीड में काम करता है जब जो प्रोजेक्टाइल हैं या जो आपके जो इंजिन्स हैं या जो भी फ्लाइट्स हैं वो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड में काम करें। तो रैमजेट पर्टिकुलरली 3 to 6 मैक, जब जो आपका स्पीड है दैट इज 3 times और 6 times द स्पीड ऑफ साउंड, उस स्पीड में चलें देन रैमजेट जो है वो यूज कर सकते हैं। बट जब 6 मैक से भी ज्यादा हो आपका स्पीड तब रैमजेट जो है एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं कर सकता। देन वी आर हैविंग एन एडवांस वर्जन नॉन एज द स्क्रैमजेट, जो कि 6 मैक से ज्यादा स्पीड हो तब ऑपरेशनल करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैमजेट एंड स्क्रैमजेट एज वेल एज turbojet। With that, now let's move to our next aspect, that is on the FATF। अब यहां पर बात करते हैं FATF, which is having its presence in this article। इसका जिक्र आर्टिकल में किया गया है। So बात करते हैं FATF है क्या। So FATF क्या है? So FATF is an abbreviation of फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक फोर्स है, एक वॉचडॉग है जो कि ओवरसी करते हैं कैसे फंक्शंस, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इश्यूज को देखते हैं, वो एसेस करते हैं। सो यहाँ पर इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ड्रॉ करते हैं, इंटरनेशनल लॉज ड्रॉ करते हैं ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज हैं, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे एक्टिविटीज हैं या और कोई एक्टिविटीज है जो कि सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, उसे हम लोग रोक पाएं, उसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर पाएं। The third aspect of this FATF is that it is also working as an policy making body। वो policy making body की तरह भी काम करते हैं ताकि जो national laws हैं, national laws को वो better कर पाएं। सो हर एक national legislative authority जो कि कानून बनाते हैं हर नेशन में, उनके साथ काम करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं कि वो कंट्री में स्पेसिफिक कानून बने ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे इश्यूज ना करें। Then it was formed in the year 1989 by the G7 summit which was held in Paris। और इंडिया जो है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस द ईयर 2010। अब देखते हैं FATF कैसे इवैल्यूएट करता है कंट्रीज को। सो FATF जब भी किसी कंट्री को इवैल्यूएट करते हैं उनके पास एसेसर्स होते हैं जो कि डिफरेंट नेशनलिटीज के होते हैं ताकि वो अनबायस्ड डिसीजन ले। सो ये जो एसेसर्स हैं ये जिस गवर्नमेंट को आपको देखना है, फॉर एग्जांपल इंडिया को देखना है, इंडिया को इवैल्यूएट करना है, सो इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो मेजर्स को देखते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं हम लोग ने, क्या क्या कानून लिए हैं और कैसे कैसे इफेक्टिव हैं। देन उसके बेसिस पर वो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट लाते हैं। अब म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट थिंग कि क्या टेक्निकल कंप्लायंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि FATF रखते हैं उन स्टैंडर्ड्स के साथ कितने मेलजोल करते हैं हम लोग के कंप्लायंस स्ट्रैटेजीज, हम लोग के स्टैंडर्ड्स, इस टेक्निकल कंप्लायंस के बेसिस पे देखते हैं। देन हम लोग वो ये भी देखते हैं कि कितने इफेक्टिव हैं हमारे मेजर्स। अगर इंडिया ने कोई स्टैंडर्ड लाए हैं, कोई कानून लाए हैं, तो वो कानून कितना इफेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए, वो इफेक्टिवनेस भी देखते हैं। और टेक्निकल कंप्लायंस और इफेक्टिवनेस के बेसिस पर वो आइदर किसी कंट्री को रेगुलर फॉलोअप में भेजते हैं कि वो रिपीटेडली देखते हैं कि क्या वो स्पेसिफिक जो इफेक्टिवनेस है या टेक्निकल कंप्लायंस बरकरार रख रहे हैं कि नहीं, या अगर वहाँ पर इफेक्टिवनेस कम है, टेक्निकल कंप्लायंस कम है, देन उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा एनहांस होता है, जो फॉलोअप है वो ज़्यादा एनहांस होता है। अगर किसी कंट्री ने इफेक्टिवनेस काफ़ी कम है, टेक्निकल कंप्लायंस है ही नहीं,
देन उन कंट्रीज को हम लोग ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, जहां पर काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं, कोएर्सिव मेजर्स लिए जाते हैं। अब देखते हैं ग्रे लिस्ट क्या है। सो ग्रे लिस्ट जो है, जो हम नॉर्मली देखते हैं, ग्रे लिस्ट का ऑफिशियल टर्म, ऑफिशियल नेम इज जुरिसडिक्शन विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज। सो उसे हम लोग ऑफिशियली कहते हैं जुरिसडिक्शन विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज। और एज ऑफ मार्च 2022 पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, येमेन, फिलीपींस, म्यांमार, साउथ सूडान एंड उगांडा आर इन दिस लिस्ट। ये सब कंट्रीज इस लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है। इसके साथ साथ अगर ब्लैक लिस्ट में देखें, सो ब्लैक लिस्ट में जिसे हम लोग ऑफिशियली कहते हैं दी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट, ये जो कैटेगरी है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज हैं। वन इज ईरान, द सेकेंड वन इज दी नॉर्थ कोरिया। सो ये दोनों गवर्नमेंट जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। बाकी जो गवर्नमेंट्स है पाकिस्तान, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सूडान एंड ऑल, वो सब ग्रे लिस्ट में है। इंडिया इज नॉट इन दिस लिस्ट। इंडिया रेगुलर फॉलोअप में है, वो कंप्लायंट हैं, वो टेक्निकल कंप्लायंस के साथ मेलजोल करते हैं। एट द सेम टाइम जो इफेक्टिव मेजर्स हैं वो काफ़ी ठीक हैं। सो रेगुलर फॉलोअप में, दैट इज द बेसिस ऑफ दिस FATF evaluation process. With that clarification, now let's move to our next aspect, that is on the air pollution with respect to Delhi. Delhi के लिए air pollution के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि air pollution in Delhi is a major topic, काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, and that is why we have also covered this topic in great details in our 21st September वीडियो, जहाँ पर क्या क्या रीजंस है जिसके कारण दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना खराब है, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इतना खराब है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या काउंटर मेजर्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन आवर 21st September वीडियो इटसेल्फ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लिया है मेजर्स, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या लिया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। विद दैट, now let's move to our next aspect, that is on the ghost cat, that is the snow leopards. अब यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एनवायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्नो लिपर्ड्स हैं क्या। सो स्नो लिपर्ड्स क्या है? स्नो लिपर्ड्स, द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लिपर्ड्स इज पैंथेरा उनेसिया, जो दैट मीन्स दे आर इन द फैमिली ऑफ पैंथेरा, जो कि हर कैट, अगर बात करें टाइगर्स, लायंस, जो भी कैट हैं वो पैंथेरा फैमिली के होते हैं, एंड स्नो लिपर्ड्स आर इन दिस फैमिली इटसेल्फ। सो पैंथेरा यूनेसिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लिपर्ड्स। अगर स्नो लिपर्ड की बात करें, उनके हैबिटेट की बात करें, तो वो जनरली माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं, और ये पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया एज वेल एज सदर्न एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया के पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में वेस्टर्न हिमालयास में, दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, एज वेल एज ईस्टर्न हिमालयस में, दैट मीन्स उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि स्नो लिपर्ड कैपिटल कौन है। सो देयर इज अ नेशनल पार्क नॉन एज हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है, एंड दैट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, इज नॉन एज द स्नो लिपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि क्या है इनके प्रोटेक्शन स्टेटस। अगर हम लोग IUCN स्टेटस की बात करें, देन दे आर वल्नरेबल इन नेचर। प्लीज रिमेंबर, दे आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दे आर वल्नरेबल इन नेचर। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, सो इट इज एडेड इन दी अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। और क्योंकि इस लिस्ट में है, इसके कारण आप ट्रेड नहीं कर सकते, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आप ट्रेड नहीं कर सकते। किसी भी बॉडी पार्ट्स, या फर हो, बोन्स हो, किसी भी बॉडी पार्ट्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते। इट इज इलीगल, इट इज ऑफेंसिव। Then it is also listed in the Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act of 1972। और क्योंकि Schedule 1 में है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारे एनहांस प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। As well as it is also listed in the Convention of Migratory Species। और काफ़ी सारे नेशनल लॉज जो हैं, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में है, सदर्न एशिया में है, सो हर कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉज। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, वो मेंशन है, इसीलिए एनहांस प्रोटेक्शन है। वैसे ही हर डिफरेंट कंट्रीज़ में एनहांस प्रोटेक्शन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक नेशनल लॉज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं ओवर द ईयर्स, ताकि जो नंबर्स हैं वो बढ़ा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। So first measure is that India is part of this global snow leopard and ecosystem protection program, और ये जो प्रोग्राम का हिस्सेदार हैं since 2013। इसके साथ साथ we are also in scheme known as हिमाल संरक्षक। So जो हिमाल संरक्षक है, it is a community based volunteer program, जहाँ पर स्नो लिपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वॉलंटरी एंगेजमेंट के थ्रू, और यहाँ पर इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2020। इसके साथ साथ
द फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल वाज आल्सो लॉन्च, जिसे हम लोग कहते हैं स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, जहां पर जो असेसमेंट है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया जाता है कि कहीं पर कोई इलीगली एक्टिविटीज तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर पोचिंग तो नहीं हो रहे, कहीं पर हंटिंग तो नहीं हो रहे। सो इसे प्रिजर्व करने के लिए स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इज आल्सो देयर। देन वी आर हैविंग द सिक्योर हिमालय प्रोग्राम, जो कि यूएनडीपी के अंडर एक फंडेड प्रोग्राम है, जहां पर हम लोग हाई एल्टीट्यूड की जो बायोडाइवर्सिटी है जिसके हिस्सेदार हैं स्नो लिपर्ड्स, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन एन इंक्लूसिव मैनर। वी आर ऑल्सो हैविंग द प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, जो कि लॉन्च हुआ था इन ईयर 2009, ताकि हम लोग प्रमोट कर पाए एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ द स्नो लिपर्ड्स। इसके अलावा स्नो लिपर्ड इज ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, अ लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके बेसिस पर काफ़ी सारे रिकवरी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे एनहांस प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग सर्विस हैं जो कि स्नो लिपर्ड्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो अनदर प्रोग्राम इज द स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, ताकि जो ब्रीडिंग है उनका वो हम लोग ओवरसी कर पाएँ, जो नंबर्स हैं वापस हम लोग रिप्लेनिश कर पाएँ, वो कहीं एक्सटेंड ना हो। सो दीज आर द मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं ओवर द ईयर्स एंड द प्रोटेक्शन स्टेट्स ऑफ द स्नो लिपर्ड। विद दैट क्लैरिफिकेशन एंड क्लैरिटी इन माइंड, लेट्स सी quiz of the day. So the first question is regarding the conservation agriculture, and the second question is regarding the carbon fertilization. Again, these are previous year questions, so please try to attempt these questions. In questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in video description as well as in our Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.